हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द वीडियो नंबर 14 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बेटा इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा जी। और बेटा इसके पहले जो हम लोगों ने वीडियो नंबर 13 में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है उसका फार्मूला क्या बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या बनेगा, ये हमने आपसे डिस्कस किया था कि मान लो कि स्पेस में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप जो है बाहर से कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेके आते हो तो उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट होगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है ना चार्ज पार्टिकल जो होता है जो बाहर से आया हुआ है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो क्यों करता है फोर्स एक्सपीरियंस? तो आपने कहा था, मैं एक बार थोड़ा सा उसको रिवाइज करूंगा फिर इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो पहले से ही कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ स्पेस में ऐसे बना हुआ है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, पहले से बना है, जिस सोर्स चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसने बस बना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ बना हुआ है, ये रीजन ऑफ क्या है, ये रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल किसी पॉइंट पे लेके आओगे, आपने यहाँ पर रखा P प्लस क्यू नॉट मान लो लेके आप आए, तो इस प्लस क्यू नॉट पर एक फोर्स काम करेगा और ये जो फोर्स लग रहा है प्लस क्यू नॉट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो मैंने पहले ही बताया था आपसे कि कूलम्स का जो कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट था कि Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, Q2 Q1 पे फोर्स लगाता है। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई हमने किया कि अब डायरेक्ट चार्ज फोर्स नहीं लगाता है, फील्ड लगाता है। और फील्ड जो है कोई ना कोई चार्ज बनाया होगा तो उस पर एक फोर्स काम करेगा, उसको मैंने बताया था आपसे। और ये भी बताया था कि मान लो अगर फोर्स मान लो F है और चार्ज कितना आया है, Q नॉट है, ठीक है ना। तो Q नॉट पर किसने फोर्स लगाया, Q नॉट पर किसने फोर्स लगाया? तो आप कहोगे सर कि इस Q नॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया होगा, क्योंकि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी होगी, उसकी अपनी स्ट्रेंथ भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं लगाया होगा। तो आपने कहा कि सर तो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी इंटेंसिटी है? तो आपने कहा कि सर कि जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है Q नॉट, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। तो आपको ये पता है कि अगर फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर लगने वाला फोर्स अगर क्या हुआ, ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। क्योंकि फोर्स लगा कौन रहा है? फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगा रहा है बेटा ना। तो डिफाइन किया गया कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को डिफाइन किया गया कि उस पॉइंट पर जो फोर्स अगर बढ़ेगा, जिसका मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या है, ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में रिलेटेड हो गए कि फोर्स जो आया वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया? वो ड्यू टू सोर्स चार्ज जो कहीं पर होगा, जिसने बनाया होगा। तो आपको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बना होगा, उसमें आपको स्टडी करना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज ने पहले से बना दिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में बना होगा, इसके बाद हम बाहर से टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, उसमें रखेंगे, तो आप देखोगे कि उस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स को कैलकुलेट करोगे, जो भी उसमें मैकेनिक्स लगेगी लगाएंगे हम लोग। और एक पार्ट ये होगा कि सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे क्रिएट करता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनाएंगे। तो एक में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट करके दिखाएंगे कि चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप कैसे बन रहा है। तो एक पार्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएंगे और एक पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बना हुआ है, उसमें हम चार्ज रख के उसको टेस्ट करेंगे। तो इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बना हुआ है
तो आई थिंक आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी होगी तो आप एनालिसिस कर लोगे। इसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे है। इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। खैर ये तो हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, इसको मैं अभी यहाँ से हटाता हूँ बेटा। और इसके बाद आपकी जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। तो आपको पता है कि पॉइंट चार्ज का मतलब उसको सोर्स चार्ज लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मान लो कि एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले आपने कहा कि सर हमारे पास मान लो कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, ठीक है ना। ये कोई चार्ज आपने लिया, ये आपका क्यू है, इसको आपने प्लस ले लिया, और ये जो चार्ज आपका होगा ये आपका पॉइंट चार्ज होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलम्स लॉ वैलिड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो भी आएगा वो क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होगा। ये आपका पॉइंट चार्ज है, इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ये आपका सोर्स चार्ज भी है, और यही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा। ये आपका है सोर्स चार्ज, ठीक है बेटा जी। अब अगर हमने आपसे कहा कि मान लो अब इस जो आपने कहा कि सर यहाँ पर जो ये आपको प्लस क्यू दिख रहा है ना, जो सोर्स चार्ज है, इसने क्या किया होगा, इसने अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा होगा, ठीक है ना। अब इसने जब अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया होगा तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी पॉइंट पर ज़्यादा, किसी पॉइंट पे कम होगी। जो पॉइंट इस क्यू के नियर होगा, नज़दीक होगा, यहाँ कोई पॉइंट लिया आपने, यहाँ कोई पॉइंट लिया आपने, इन दोनों पॉइंट की बात करें, अगर एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ लिया, तो इन दोनों पॉइंट की बात करें और आपसे पूछें कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो कहोगे सर जो ए पॉइंट है उस पर ज़्यादा होगी, बी पॉइंट पर कम होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो है चार्ज के नज़दीक है, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं पॉइंट चार्ज की, तो सारा का सारा जो कैलकुलेशन होगा वो पॉइंट चार्ज के लिए हम बता रहे हैं आपको। तो आप कहोगे जो पॉइंट क्या होगा, चार्ज के नज़दीक होगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जो पॉइंट चार्ज से दूर होगा उस पर उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कम होगी। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों पॉइंट पर अगर हम बाहर से लेकर के टेस्ट चार्ज रखें, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी लेके आ रहे हो बाहर से, तो बताइए उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर किस पॉइंट पर फोर्स ज़्यादा होगा। तो आप कहोगे सर ए पॉइंट पर फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और बी पॉइंट पर कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या है, फोर्स लगाता है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा होगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स कम होगा। तो इस तरीके से हम लोग विजुलाइज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट को। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि अलग अलग जो पॉइंट्स होंगे, उन अलग अलग पॉइंट्स में क्या है, स्पेस में जो है इसके चारों तरफ जो अलग अलग पॉइंट्स होंगे, ये हर पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो अलग अलग होगी। तो वही हम स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मान लो कोई पॉइंट आपने यहाँ लिया, ये कोई पॉइंट लिया, ठीक है ना, ये कोई पॉइंट आपने पी लिया। आप इंटरेस्टेड हो इस पॉइंट पी पर क्या है, हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना, और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बना कौन रहा है, ये आपका सोर्स चार्ज बना रहा है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर हम क्या रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं कि भाई इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गया, बट उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वैल्यू है, इसको निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, बाहर से लेके आएंगे एक टेस्ट चार्ज। अब बाहर से हम जब एक टेस्ट चार्ज लेके आएंगे, तो उस टेस्ट चार्ज को जब लेके आएंगे, तो मान लीजिए आप बाहर से लेके इस पॉइंट पर आपने एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है आपने लिया है पॉइंट पी, वो आपका जो सोर्स चार्ज है उससे जो डिस्टेंस वो बना रहा है, वो डिस्टेंस आपका देखो, ये डिस्टेंस आपका बना, ये डिस्टेंस आपका मान लो बना, इसको आप थोड़ा सा ये हमने ये पॉइंट पी लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो सोर्स चार्ज से वो पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, वो मान लो डिस्टेंस आपका वो आर है, ये आपको पता चल, ठीक है ना। अब हमें पॉइंट पी पर क्या करनी है, तो पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है। तो उस पर हम क्या ला के रख दिए, हम उस पर ला के रख दिए एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दिए, ठीक है ना। तो आपको पता है कि पी पॉइंट पर तो पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है,
कैलकुलेशन आप कहते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने पढ़ा है, स्ट्रेंथ का फार्मूला पढ़ा है, वो ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जो उस पॉइंट पर फोर्स लगा ना, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जिसका मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले पॉइंट पी पर जो आपने टेस्ट चार्ज रखा है उस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, है कि नहीं बेटा जी। तो आप बताइए इस पॉइंट पी पर जो लगने वाला फोर्स है वो कितना होगा। अब कौन फोर्स लगाएगा, वो सोर्स चार्ज किस पे लगाएगा, क्यू नॉट पर। कितना फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स जो आपका आएगा वो के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये तो फोर्स आ गया बेटा जी। तो अब बताइए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट पॉइंट पी पर वो कितना होगा कि फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। तो कितना फोर्स आपका है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट, ठीक है ना। सिंपल हम इसको क्या रखते हैं, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रखते हैं बेटा जी। तो अभी मैग्नीट्यूड के ही निकालते हैं क्योंकि अभी वेक्टर की बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। इतना आ गया। अब क्यू नॉट से यहाँ पर देखिएगा, सॉरी यहाँ देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया और आप यहाँ देखोगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर, वो आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो कि पी पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रही है, टेस्ट पर नहीं कर रही है। कूलम्स लॉ में क्या था, कूलम्स लॉ में जो है कि जो फोर्स था वो दोनों चार्जेस पर डिपेंड कर रहा था, Q1 और Q2 दोनों पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जो कूलम्स लॉ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो दो चार्ज की प्रॉपर्टी थी कि Q1 पे भी डिपेंड कर रहा था और Q2 पर भी डिपेंड कर रहा था। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज, आप इसे यहाँ लिख सकते हो कि दिस इज क्या है, हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ अ सिंगल चार्ज। सिंगल का मतलब आपका जो सोर्स चार्ज है, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करती है। क्योंकि फार्मूले में आपने देखा तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फोर्स में बेटा जी दोनों चार्जेस आते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, सोर्स चार्ज आता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि जो सोर्स चार्ज है उसने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है वो आप कैलकुलेट करना है किसी आर डिस्टेंस पे, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर कर लोगे। तो ये तो आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये कौन सा फॉर्म हो गया इसका, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और जब मैग्नीट्यूड की बात करोगे बेटा जी, तो आपका जो चार्ज होगा वो चार्ज बिल्कुल पॉजिटिव रखोगे आप। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो इस क्यू को आप क्या लोगे, हमेशा पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो क्यू आपका पॉजिटिव हो, सोर्स आपका पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वैल्यू आपकी यही आनी है। क्योंकि आप यहाँ पर माइनस भी रख के देख सकते हो, तो क्या आएगा यहाँ पर, के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। मैग्नीट्यूड में प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं होता, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। और यहाँ पर तो ये जो फॉर्मूला निकल के आपका आया, ये आप कहोगे सर कि ये डायरेक्ट क्या है, सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है। तो आपको क्या है कि एक चार्ज लेना है, उसने इलेक्ट्रिक फील्ड बना देना है आर डिस्टेंस पे, तो वहाँ पर आर डिस्टेंस पे अगर बना देना तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, के इंटू सोर्स चार्ज अपॉन उसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये भी आपका जो आपका ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ निकाले, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ निकाला, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला, ये के क्यू, सॉरी हमने स्मॉल क्यू लिया है, के क्यू अपॉन ये आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज़ आप समझ गए।
तो ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वो भी 1/r² के प्रोपोर्शनल था, ये भी क्या है 1/r² के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आपने डिस्टेंस को 2 मीटर से बढ़ा दिया, अगर आपने पॉइंट को क्या किया, पॉइंट चार्ज में अगर आपने क्या किया, इस पॉइंट को, ये पॉइंट को आपने 2 मीटर आप दूर ले गए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो 1/4 हो जाएगी, मतलब 1/4 से कम हो जाएगी। अगर 3 मीटर आप दूर ले गए तो 1/9 हो जाएगी, मतलब 1/r² से वो कम होती जाएगी। नज़दीक आओगे, अगर नज़दीक आओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और याद रखना ये फार्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए है। ऐसा मत कर देना कि सर जो भी आप स्फेरिकल ले लिए, आप रैंडम कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपने ले लिया और कह दिया सबके लिए अप्लीकेबल है। तो इट इज़ ओनली फॉर, ये यहाँ लिख लेना आप लोग, दिस फार्मूला इज वैलिड ओनली फॉर दिस फार्मूला valid only for point charges। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था बेटा जी। तो आपने कहा कि पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है ये, जो भी पॉइंट चार्जेस होंगे। अब ऐसा नहीं कि आपने कहा कि मान लो एक मान लो ऐसे रॉड है, इस रॉड पर आपने ऐसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो यहाँ भी तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। मैंने पूछा भाई इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, तो आप ऐसे नहीं कहोगे सर इसमें मान लो क्यू चार्ज हमने दे दिया, तो कहोगे डिस्टेंस आपका यहाँ से r है और आपका KQ/r² कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये गलत हो जाएगा, ऐसा आप नहीं कर सकते हो ना। सिर्फ आपके पास पॉइंट चार्ज होगा, उसी के लिए क्या है, अगर पॉइंट चार्ज है उसी के लिए आप जो है कि इस फॉर्मूले का यूज करोगे KQ/r²। ठीक है बेटा जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि अगर आपके पास क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज था, उसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, सोर्स चार्ज है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन किसी एक पॉइंट पर कैसे करेंगे उसको आपने कर लिया। और आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिंगल चार्ज प्रॉपर्टी रखती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 चार्जेस की नीड नहीं होती है। जो आपका टेस्ट चार्ज है वो रहे या ना रहे, सोर्स अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो सोर्स चार्ज को लेकर के ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दूसरे चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसा कि इलेक्ट्रिक फोर्स में था। तो ये चीज़ आपने पढ़ लिया बेटा जी। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब बेटा हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मैंने PDF में बना के सीधे वेक्टर फॉर्म ही दिया था, यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमने निकाल दिया कि प्रॉब्लम करते वक्त आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर इसका हम वेक्टर फॉर्म देखते हैं तो वेक्टर फॉर्म हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। ये आपका इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं। जो आप करते आए हो कूलम्स लॉ में वही काम यहाँ भी करना है। तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे बनेगा, देखो हमने क्या किया, एक यहाँ पर लिया कोऑर्डिनेट ले लेंगे ऐसे, ठीक है बेटा। तो उससे क्या है कि आपका ये कोऑर्डिनेट हमने ले लिया ऐसे, ठीक है ना। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका z एक्सिस है। हम वेक्टर फॉर्म दिखा रहे हैं। मान लो कोई पॉइंट यहाँ पर ओरिजिन पे क्या है, आपने रख दिया आपका सोर्स चार्ज। कहाँ रखा, ओरिजिन पे रखा। ये आपका सोर्स चार्ज है, इसी को क्या बनाना है बेटा जी, इसी को बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसने क्या किया, इसने इस पॉइंट P लिया, अपनी पॉइंट P लिया। अब इस पॉइंट को आपने इससे मिला दिया। आपने कहा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो सोर्स चार्ज से इस पॉइंट का क्या डिस्टेंस, उसको निकाल लेंगे हम लोग ऐसे, ठीक है बेटा। ये डिस्टेंस मान लेंगे, इसको वेक्टर, इसको मान लेंगे पोजीशन वेक्टर। ये क्या है, जो आपका सोर्स चार्ज है और जो पॉइंट आपका P है, जहाँ पर आपको टेस्ट चार्ज रखना है, उनके बीच का डिस्टेंस है। तो अगर पॉइंट P पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो आप क्या करोगे, बाहर से एक लेके आओगे टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आओगे। नेगेटिव भी ला सकते हो, पर हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। फिर आपने यहाँ का रखा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हो, फोर्स निकालते हो, और उसी फोर्स में आप क्या करोगे, Q0 से डिवाइड कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो आपने कहा सर कि इस पॉइंट P पर हम क्या निकाल लेते हैं, इस पॉइंट P पर हमें अगर फोर्स मिल जाता है, फोर्स, तो वो फोर्स कितना होगा उसको निकाल लेते हैं और अपॉन Q0 कर देते हैं, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो आप कहते हो कि सर यहाँ पर फोर्स कितना होगा, हम फोर्स भी यहाँ पर देखो, आप कहते हो कि सर यहाँ पर जो फोर्स आएगा F इक्वल टू क्या आएगा, हम वेक्टर में अगर लिखें इसको, है ना। और ये जो आपका ये आपका जो पोजीशन वेक्टर हमने दिखाया हुआ है, इसकी डायरेक्शन को हम आर कैप ले लेंगे। तो आर कैप क्या है, आर कैप इज़ द डायरेक्शन ऑफ F, है ना।
और जो एफ की डायरेक्शन होगी वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ये बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। तो कहोगे सर यहाँ पर हो जाएगा के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये तो इस पे लगने वाला फोर्स आ गया, क्या, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये तो फोर्स की वैल्यू आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा बेटा जी, जो फोर्स वेक्टर में लिखना इसको है, जो फोर्स आपने लगाया है उसमें क्या करेंगे हम, टेस्ट चार्ज से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपने कहा हमारे पास क्या है, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट इंटू आर कैप, ऐसे, ठीक है ना। तो आप देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया वो आया ई, ये आपका वेक्टर ई पी आया इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आप ध्यान देना बेटा जी, आर कैप क्या बताता है, आर कैप जो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स बता रहा है, और यहाँ पर आर कैप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है। इसका मतलब हुआ कि फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन सेम रहेगी, वो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है बेटा जी। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वहाँ दे दी गई है, मैग्नीट्यूड ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है जो आप निकाल चुके हो, और ये उसकी डायरेक्शन है। तो बस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने डायरेक्शन के साथ लिख दिया तो आपने कहा कि वो वेक्टर फॉर्म हो गया। हाँ, जब भी आप वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे, जब भी, तो जो यहाँ पर चार्ज है उस चार्ज को साइन के साथ लिखोगे, जो आपका सोर्स चार्ज है उसको साइन के साथ लिखोगे। अगर वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लिखोगे, ठीक है ना। इन केस ऑफ, लिख लो यहाँ पर कि इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म, इन केस ऑफ वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, charge is always put with sign, ठीक है ना। तो चार्ज को हमेशा क्या हम साइन के साथ रखते हैं, ठीक है ना बेटा जी। तो जो भी चार्ज आप रखोगे यहाँ पर जो भी चार्ज आपको दिया होगा सोर्स चार्ज, अगर सोर्स चार्ज आपका प्लस क्यू होगा तो यहाँ पर प्लस रखोगे, अगर माइनस क्यू होगा तो माइनस रखोगे, ठीक है बेटा जी। तो अगर आपसे मैं कह दूं कि फॉर नेगेटिव चार्ज, फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज, तो फॉर नेगेटिव सोर्स चार्ज तो ईपी क्या होगा, देखो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, रखोगे माइनस के क्यू, माइनस क्योंकि क्यू आपका नेगेटिव है तो माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। जी, तो आप जो है पॉजिटिव चार्ज को ले लिया, आपने नेगेटिव चार्ज को ले लिया और ये आपने डिफाइन कर दिया। तो इसका मतलब वेक्टर के फॉर्म में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, ठीक है ना। कहीं कहीं बुक में एनसीईआरटी में ऐसा भी लिखा हुआ है, उसको भी समझा देता हूँ मैं आपको। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपने वेक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख लिया, ऐसे लिखा ना आपने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये फार्मूला आपने मान लीजिए पॉजिटिव के लिए लिख लिया, पॉजिटिव सोर्स आपने लिख लिया ऐसे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर आर है ना, यहाँ पर आर कैप है, तो यहाँ पर आर कैप को हम ऐसा लिखते हैं, कैसे, वेक्टर आर अपॉन आर। किसी भी यूनिट वेक्टर को हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर यहाँ पर हमने लिख दिया उसको ऐसे, तो ई पी इक्वल टू के क्यू अपॉन, ठीक है बेटा जी। ये अगर यहाँ इसको कन्वर्ट करते हैं वेक्टर में, ये आपका यूनिट वेक्टर ना, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं अगर है तो ये हो जाएगा तुम्हारा, नीचे आर है, ये हो जाएगा तुम्हारा आर क्यूब इंटू वेक्टर आर, ऐसे ये। अब इस फार्मूले को देख के ये मत कह देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो R1/R³ है,
नहीं, वो 1/r² ही है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया गया है, यूनिट वेक्टर को सीधे वेक्टर में ला दिया गया है, इसलिए नीचे r³ आ गया आपका है। ठीक है ना। तो ये कभी कभी इस फॉर्म में भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला दिखाई पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में, तो आप उसको भी जानते रहो कि उसने क्या किया है, लेकिन मेन फार्मूला आपका ये है, वेक्टर फॉर्म में आपका ये है जो आपको डिराइव करना था। और न्यूमेरिकल मैक्सिमम आपको इस पे मिलेंगे। इस पे जब भी पॉइंट चार्ज आएगा सीधे KQ/r² लिखोगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, और मैग्नीट्यूड में आपको नेगेटिव पॉजिटिव देखना ही नहीं होता है। सिंपल सी बात है, आप चीज़ों को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर ले जाते हो। हाँ, जब वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो चाहे वो कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म हो और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला वेक्टर फॉर्म हो, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को रखना पड़ता है चार्जेस के साथ। जो फार्मूले में जो चार्जेस आए हुए हैं उनमें क्या है, विथ साइन को वहाँ पर रखना होता है, जिससे कि हमें वेक्टर फॉर्म प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़े। तो ये चीज़ थी बेटा जी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको मैंने डिस्कस किया। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप हमसे पूछना बेटा जी। और मैंने बता दिया है कि अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला के रखोगे तो डायरेक्शन क्या होगी, एलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, एलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है ना। और अगर निगेटिव चार्ज ला के रखोगे तो नेगेटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि मान लो कि ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है, पहले से दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा हुआ है। अब इस पर कोई क्या रख दिया आपने, यहाँ पर कोई प्लस टेस्ट चार्ज आपने Q0 ला के रख दिया, तो उस Q0 पर भी फोर्स, जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है ना। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये आपका। और अगर मान लो यहाँ पर कोई आपके पास पॉइंट P है ना, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे लगी हुई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना। और आपने कोई इस पॉइंट पर क्या लिख दिया, आपने -Q0 ला के रख दिया, तो उस -Q0 पर लगने वाला जो फोर्स है वो जस्ट इसके अपोजिट होगा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये आपका हो जाएगा इस पे लगने वाला फोर्स। तो ये चीज़ों को आप लोग याद रखना कि किसी भी टेस्ट चार्ज पार्टिकल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लेके जाते हैं तो उस पर उसके लगने वाले जो फोर्सेस होते हैं, है ना, उनकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है ना। जब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगेगा, और जब नेगेटिव होगा तो उसके जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा। इस पे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ बेटा जी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करेगा। ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी। अच्छा, अब आप लोगों को मैं कुछ प्रॉब्लम्स करा देंगे, थोड़ा बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करा, जिससे कि आप लोगों को लगेगा नहीं हमको भाई कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और भी हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जांपल लेंगे, 2 एग्जांपल करा लेते हैं आप लोगों से। मान लो हमने एक एग्जांपल लिया ऐसे, और सिंपल एग्जांपल लिया। मैंने कहा भाई देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चार्ज है, मान लो कितना लिया हमने है 2 कूलम। यहाँ पर एक चार्ज हमने लिया है 4 कूलम। ठीक है बेटा जी। और हमने कहा कि मान लो यहाँ पर दोनों के ये मान लो पॉइंट दोनों हैं, ए और बी ले लिया हमने। ठीक है ना। और इनके जस्ट बीच में मिड पॉइंट पर एक मान लो P पॉइंट है। तो आपको P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है बेटा जी। P पॉइंट पर आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो आपको पता है कि P पॉइंट पर 2 कूलम चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और P पॉइंट पर 4 कूलम चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर अगर एक पॉइंट पर 2 चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं तो उनको हमें उनका नेट निकालना होगा, उनका सम करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करोगे, जब भी आप कई चार्जेस हों और किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना हो, तो जो टेस्ट चार्ज आप लेके आओगे वो +1 कूलम लेके आना। क्योंकि आपको पता है कि +1 कूलम इसलिए क्योंकि जो है Q0 ना फार्मूले में आता ही नहीं है। तो टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, मैंने बताया आपको है। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे और टेस्ट चार्ज को कंसीडर करोगे तो +1 कूलम करोगे या तो -1 कूलम करोगे, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इसलिए क्या है कि फॉर्मूले में तो आपने Q0 रख दिया, लेकिन किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है तो उस पॉइंट पर जो टेस्ट चार्ज लेके आओगे वो या तो +1 कूलम लेके आना या तो -1 कूलम लेके आना। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम लोग मैक्सिमम क्या करेंगे, प्लस टेस्ट चार्ज को +1 कूलम मान के चलेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपने और देखा कि टेस्ट जो चार्ज होगा, है ना बेटा जी, वो या तो +1 कूलम होगा
या तो -1 कूलम होगा, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पर देखो, तो आपने कहा कि इसमें हमने क्या रख दिया, +1 कूलम चार्ज रख दिया। अब बताइए कि क्या 2 कूलम ने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। तो आप अगर मान लीजिए इनको हमने कह दिया डिस्टेंस इनका 1 मीटर है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बनाया। फटाफट लिख लेते हैं फार्मूले से। तो 2 कूलम ने बताइए पी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। तो आपने कहोगे सर बनाया, इसने कितना बनाया कि चार्ज कितना है 2/r²। ये होगा ना कि KQ/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किसने, ये बनाया 2 कूलम ने। और क्या पी पॉइंट पर 4 कूलम ने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। आपको सर बिल्कुल बनाया। देखो ये ऐसे कर लेते हैं इसको, यहाँ पर इसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है 4 कूलम का। कितना बनाया उसने K, और 4 कूलम का चार्ज कितना है 4/, कितना है ये r² है। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ है। अब आपको 2 वेक्टर्स मिले, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, इस साइड में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस साइड में है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये 2 कूलम ने बनाया। कितना बनाया बेटा जी, 2K बनाया /1²। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, इस डायरेक्शन में है, जिसने 4 कूलम ने बनाया है P पॉइंट पर। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है 4 कूलम का। ये कितना है बेटा जी, 4K/1²। आप जानते हो कि P पॉइंट पर आपको बताया था मैंने वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर 2 वेक्टर एक ही लाइन पे हों और दोनों जस्ट अपोजिट हों तो वो उनके मैग्नीट्यूड में सीधे माइनस कर देंगे डायरेक्ट। तो जो आप ई नेट निकालोगे है ना, तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जस्ट अपोजिट हैं। तो बड़े वाले में से क्या छोटे वाले को कर दोगे माइनस। तो बड़ा वाला क्या है, बड़ा वाला आपका है ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 4 कूलम माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 कूलम। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर जो आपका ई नेट आ जाएगा उसके लिए क्या करोगे, आपका जो ई नेट आएगा वो हो जाएगा 4K - 2K। और ये जो ई नेट आ गया कितना आ गया, ये 2K आ गया। ठीक है ना, 2K न्यूटन पर कूलम आ गया ये ऐसे। तो ये आप समझ गए कि सर हम आराम इसको इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि इसमें क्या है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि थोड़ा न्यूमेरिकल आपने किया कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कई चार्जेस हैं तो उनका नेट निकालना हो, तो उनको वेक्टोरियली हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, जो भी सिचुएशन आपको दी होगी उस प्रकार से उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है बेटा जी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और इसमें छूट गया, मैं उसको बता दूँ आपको, कि जो पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला है, ठीक है ना, ये फार्मूला जो पॉइंट चार्ज के लिए है उसको आप लोग देख लो। ये जो मैंने निकाला था फार्मूला ना, ये EP = क्या है, KQ/r²। ये फार्मूला ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो प्रोपोर्शनल है 1/r² की। ठीक है बेटा जी। इसका ये मतलब हुआ कि जो इसका ग्राफ अगर बनाओ आप, तो इसका ग्राफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। ये अगर आपका डिस्टेंस r है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये कुछ ऐसे ही आएगा, ऐसे इस तरीके से। ठीक है ना, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी। और अब फार्मूले से अगर देख ले हम लोग कि अगर मान लो आपका अगर r जो है इन्फिनिटी पे है, मान लो r कहाँ पर है, मान लो इन्फिनिटी पर है। जो आपने r लिया है ना, पॉइंट कहाँ पर है, पॉइंट को अगर आपने इन्फिनिटी पे रख दिया तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी फार्मूले से, अगर यहाँ रख दोगे इन्फिनिटी तो E की वैल्यू आ जाएगी 0। ये अगर पॉइंट कहाँ है भाई, इन्फिनिटी पर है, तो E की वैल्यू क्या आपकी आ जाएगी बेटा जी, 0 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर R कम करते जाओ कम करते जाओ कम करते जाओ, ऐसे आपका ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर Q है और ये आपका R है। तो अगर ये पॉइंट जो आपने लिया है वो पॉइंट कहाँ रखा हो, मान लीजिए इन्फिनिटी पर, तो बहुत दूर अगर रख दिया आपने तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है बहुत ही वीक हो जाएगी। एट द इन्फिनिटी वो 0 मानी जाएगी। और कम करते 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 आप कहाँ तक आ सकते हो, चार्ज के जस्ट बगल में। चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज पर क्या है, अगर कोई आपसे पूछ दे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द चार्ज, सोर्स चार्ज, तो वहाँ पर अनडिफाइंड है, वहाँ पर अनडिफाइंड है। इसका मतलब आपको चार्ज वाला जहाँ पर चार्ज रखा गया है, कौन सा पॉइंट, सोर्स चार्ज रखा गया है,
जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है ना। इस सोर्स चार्ज के पॉइंट को छोड़ करके ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर पाओगे आगे चल करके। मतलब आप आर को जीरो नहीं रख सकते हो। अगर आपको ने आर को जीरो रख दिया तो आपका फार्मूला वैलिड नहीं होगा, जो ऊपर वाला फार्मूला ये है, ठीक है ना, क्योंकि वो आर स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन हो रहा है। तो आप ये समझ गए कि इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सटेंशन है वो इन्फिनिटी तक होता है, अप टू इन्फिनिटी होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। थोड़ा बहुत ग्राफ के बारे में भी देख लिया आप लोगों ने। अगर कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना बेटा जी। इसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है बेटा। थैंक यू।